हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सीड मैक मेकाट्रॉनिक्स लिमिटेड गाइस, जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 4 मार्च ओपन हुआ था, 6 मार्च मतलब कि कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। डे 2 सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जो कि 11 मार्च का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 1287 टू 1352 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 11 शेयर्स की लॉट साइज, फुल्ली ओएफएस आईपीओ। मतलब कंपनी के पास पैसा नहीं जाएगा, बल्कि कंपनी के प्रोमोटर इन्वेस्टर के पास पैसे जाएंगे। जो भी फंड रेज किया जा रहा है, जो कि 1087 करोड़ का फंड रेज किया जा रहा है, ये सभी अमाउंट 80.4 लाख शेयर्स के इशू साइज है, बुक बिल्ट आईपीओ है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 128 रुपीज का। अलॉटमेंट डेट 9 मार्च का, 10 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 20% बिग एच एन 10, स्मॉल एच एन 5, रिटेल 34.9% का, एम्प्लॉय 0.1% ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर गाइस किसी भी कैटेगरी, जैसे रिटेल, स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई, किसी भी कैटेगरी में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, और जिस कैटेगरी में होगा जिसमें मिनिमम लॉट अलॉट होगा, जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एच एन आई में ओनली 14 लॉट, और बिग एच एन आई में ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब क्रॉस करता है तो। एंकर से 326 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर वहीं हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, ओनली क्यूआईबी में ही थोड़ा बहुत सब्सक्राइब देखने को मिला, क्यूआईबी और एम्प्लॉय में, जो कि क्यूआईबी 87% सब्सक्राइब है, लेकिन हाँ अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 87% सब्सक्राइब किया, 14 लाख शेयर्स का बीट किया, 190 करोड़ का। लेकिन बिग एच एन आई 0 टाइम सब्सक्राइब, कोई सब्सक्राइब नहीं मिला, ओनली 3036 शेयर्स का बीट किया है, 41 लाख का। स्मॉल एच एन आई ओनली 1% सब्सक्राइब, 5700 शेयर्स का बीट किया, 77 लाख का। मतलब एच एन आई तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। रिटेल में ओनली 3% का, 88,000 शेयर्स बीट किया, 12 करोड़ का। हाँ, रिटेल में करोड़ में सब्सक्राइब है, बाकी एच एन आई में तो गाइस लैक्स में सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। मतलब कैसे कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। एम्प्लॉय में 62% सब्सक्रिप्शन, 50 शेयर्स का बीट किया, 68 लाख का, जो कि गाइस कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिला है। जो भी हुआ है, क्यूआईबी में थोड़ी बहुत सब्सक्राइब देखने को मिला है, और एम्प्लॉय में टोटल हुआ 27% सब्सक्रिप्शन, 15 लाख शेयर्स का बीट किया, 203.6 करोड़ का बीट करता हुआ नजर आया है। अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है डे 1 में। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी जो ट्रेड कर रहा है 40 रुपीज का देखने को मिला। हाँ, जीएमपी पहले निगेटिव था, लेकिन कल के दिन कंपनी का जीएमपी 40 रुपीज पॉजिटिव में आया, और 3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1392 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 440 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वैसे मैं बता देता हूं। कंपनी जो है कंट्रोल इंटेंसिव क्रिटिकल टू एप्लीकेशन ईसीयूज का ग्लोबली, जो कि इसका सप्लायर में इसका सप्लाई करता है, जो कि एज अ यूनिक प्लेयर बन चुका है इसके सप्लायर में, और अच्छी मार्केट शेयर को भी कंपनी एंजॉय कर रहा है। लेकिन अगर हम आप फाइनेंशियल की बात करेंगे तो टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ हुआ, 24 में 536 करोड़ का रेवेन्यू है, 25 में 662 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन बॉटम लाइन अगर देखिएगा तो माइनर सेटबैक देखने को मिला, जो कि 24 में 5.9 करोड़ का रेवेन्यू 23 से डाउन देखने को मिला, लेकिन 25 में वापस इंक्रीज का 47 करोड़ का, बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है। क्वांटम जंप देखने को मिला है 25 के फाइनेंशियल प्रॉफिट में। अगर हम यहाँ देखेंगे कंपनी का 9 मंथ्स का 775 करोड़ का रेवेन्यू, 71.5 करोड़ का प्रॉफिट है, बहुत ही शानदार ग्रोथ है। रेशियोज यहाँ पे आर ओ ई 20, आर ओ सी 32.5, आर ओ एन डब्ल्यू 17.4, पीएटी 9.3, एबिटा मार्जिन 20.9% का, और डेट इक्विटी 0.17 टाइम का, पीबी है 14.4, पी रेशियो 126.9 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 26.4%, और मार्केट कैप 5970.6 करोड़ का किया जा रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया एग्रेसिव, मतलब थोड़ा ओवरली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ना, ओवरली प्राइस रखा गया है। अगर हम बात करें इस कंपनी के कुछ और पॉइंट्स का, देखिए प्रोडक्ट्स की बात करें, देखिए इस तरह की प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। आप देख सकते हैं इंजन पावर 2 एंड 3 व्हीलर्स के लिए, ई बाइक्स के लिए, कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए, स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ई स्कूटर्स, और स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे ई स्कूटर्स, ई रिक्शाज और ई एलसीवीज के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। जनरेटर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है। मेनली कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करता है ना, मोबिलिटी सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि 84.6% का कंट्रीब्यूशन है इसका। रेवेन्यू स्प्लिट किया गया इंडस्ट्री वाइज तो मोबिलिटी से ही जनरेट करता है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट से ओनली 15.4% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है।
तो ओवरऑल गाइस अगर बात करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिला। और मेनली कंपनी जो है ना, अगर सेगमेंट ये ऑटोमोबाइल सेक्टर वाइज बात करें, मोबिलिटी रेवेन्यूज से अगर हम ब्रेकअप करें तो टू व्हीलर से मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है जो कि 81.1% का, और थ्री व्हीलर से 18.3% ओनली जनरेट करता है। अदर प्रोडक्ट ओनली 0.6%, मतलब अदर प्रोडक्ट से बिल्कुल नहीं करता है। अब देखिए इंडिया में EFI ECU का IC व्हीकल्स मार्केट साइज अगर बात करें इंडिया में 30 फाइनेंशियल ईयर तक का 4400 to 4500 के आसपास रीच करने का एस्टिमेट है। 5 to 7% CAGR ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। वही MCUs का अगर बात करेंगे तो 4400 to 4500 के आसपास पहुंचने का एस्टिमेट है। 44 to 46% CAGR ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो उसके कॉम्पिटिटर बॉश लिमिटेड, ZF कॉमर्शियल व्हीकल्स कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, सोना BLW प्रिसिशन फॉरगिंग्स, निप्पॉन इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है। तो अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। डिजाइन और मैन्युफैक्चर करता है ECUs कंट्रोल सिस्टम्स का जो कि व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल इंजन्स में यूज होता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है पावर ट्रेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, जनरेटर और पावर इक्विपमेंट के लिए। टेक्नोलॉजी ड्राइवन डीप टेक कंपनी जो कि ओरिजिनेटिंग है इंजीनियरिंग रिसर्च बैकग्राउंड से, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाया है मेजर ऑटोमोटिव OEM कस्टमर्स के साथ, जिसे रेकरिंग बिजनेस विजिबिलिटी सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग फोकस है R&D पर, जिसे प्रोडक्ट इनोवेशन और एडवांस्ड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को इनेबल करती है। साथ में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स का इन व्हीकल्स में एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है, इसके द्वारा प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट ग्रो करने का सपोर्ट कर रही है। और वीकनेस की बात करें तो कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि की ऑटोमोटिव OEM क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। बिजनेस एक्सपोजर लिंक्ड है, हेविली लिंक्ड है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री साइकिल्स पर। हाई R&D इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा जिससे मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। एक्सपेंशन फेज अब होगा उस समय। और ट्रांजिशन रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहा है इंटरनल कंबशन इंजन की से EV प्लेटफॉर्म्स पर, जो कि बहुत तेजी से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जैसे शिफ्ट हो रहा है। और मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो खुद से मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही है मोबाइल इंडस्ट्रीज। और कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग वैलिडेशन प्रोसेस जो कि इसका ऑपरेशनल डिपेंडेंसी को इंक्रीज करता है। ये अगर इंक्रीज होता है ऑपरेशनल डिपेंडेंसी जो है टेक्निकल एक्सपर्टाइज पर इंक्रीज हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन, एमिशन नॉर्म्स, स्मार्ट इंजन मैनेजमेंट सिस्टम्स इंक्रीज हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सॉल्यूशंस के लिए डिमांड ड्राइव करता है। प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रोल सिस्टम्स और एडवांस मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपैंड कर रही है। इंटेलिजेंट ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन कंपोनेंट्स के लिए ग्लोबल डिमांड ग्रो कर रही है। और प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल OEM मार्केट्स में एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटीग्रेशन बहुत तेजी से राइज हो रहा है मोबिलिटी सॉल्यूशंस में, जिसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे सपोर्ट करता है। लेकिन थ्रेड भी है, जैसे रैपिड टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन अगर होता है तो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसके वजह से कंटिन्यूअस इनोवेशन इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। और कंपटीशन ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स और Tier 1 सप्लायर्स बहुत ज्यादा है। और अगर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में स्लो डाउन अगर होता है तो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा रेवेन्यू ग्रोथ को। रेगुलेटरी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट अगर होता है फुल्ली इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म्स की ओर तो गाइस लेगेसी प्रोडक्ट डिमांड के लिए इंपैक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में तो गाइस प्रोडक्शन टाइमलाइंस को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे मतलब कि फाइनल डिसीजन तो लार्ज और ग्लोबल ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर से कंपेयर करें तो सिडमैक जो है ये ऑपरेट कर रहा है स्पेशलाइज्ड डीप टेक इंजीनियरिंग प्लेयर, जो कि स्ट्रॉन्ग डिजाइन कैपेबिलिटीज के साथ मास मैन्युफैक्चरिंग स्केल पर नहीं, क्योंकि मास स्केल मैन्युफैक्चरिंग को कंपेयर करें तो बहुत छोटी कंपनी है और कुछ नहीं उसके सामने। अगर हम मिड टियर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एम्बेडेड सिस्टम्स एक्सपर्टाइज R&D इंटेंसिटी के थ्रू डिफरेंशिएट खुद को करता है कंपनी। इन्वेस्टर के लिए IPO रिप्रेजेंट कर रहा है हाई टेक्नोलॉजी का ऑटो कंपोनेंट मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स प्ले, जो कि लिंक्ड है व्हीकल इंटेलिजेंस, एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स, फ्यूचर मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पर। ग्रोथ डिपेंड करता है इनोवेशन कैपेबिलिटी, OEM रिलेशनशिप और जो EV ट्रांजिशन ट्रेंड्स पर अडेप्टेशन हो रहा है इस पर। तो इसलिए गाइस देखिए कंपनी जो है ना ये प्योर लॉन्ग टर्म IPO, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye.